बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। तुम्हारे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो ये मेरे आंसू समंदर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। जनाब वाला, आज के हमारे आर्टिकल का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से है। चैप्टर नंबर 3 के पहले भी काफ़ी लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, मगर वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में हैं, वो पावर पॉइंट पे बनाए गए हैं। मगर आज के बाद हम ये लेक्चर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ऐसे ही फेस टू फेस आपके सामने लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है और ये ग्राहम्स लॉ के बाद है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को हम KMT भी लिखते हैं। और इस थ्योरी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारी बुक इसकी डेफिनेशन को बताने से कासिर है, मगर हमने आपके सामने इसकी डेफिनेशन मेंशन की है मुख्तलिफ किताबों की हेल्प से। बात वही जो सच्ची हो। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है KMT की, a set of postulates, कुछ पॉइंट्स का सेट which explain nature and behavior of ideal gases quantitatively। समझिए बात को, कुछ पॉइंट्स का ऐसा सेट, यानी हम इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स का सेट जो हमें गैसेस के बिहेवियर और गैसेस की नेचर के बारे में बताए। तमाम गैसेस की बात नहीं हो रही, आइडियल गैसेस की बात हो रही है। ये फर्क हम आगे चल के वाजे करेंगे कि आइडियल गैसेस कौन सी गैसें हैं और नॉन आइडियल गैसेस कौन सी गैसें हैं। इस वक्त इतना बताता चलूं कि जो आइडियल गैसेस हैं वो रियल नहीं हैं, ख्याली हैं आइडियल गैसेस, और नॉन आइडियल गैसेस रियल गैसेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। जनाब वाला, हम आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटिटेटिवली, लफ्ज देखें, क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करेगी बिहेवियर एंड नेचर ऑफ आइडियल गैसेस को। क्या आइडियल गैसेस के नेचर को या बिहेवियर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं कर चुके इसी चैप्टर में? बिल्कुल कर चुके हैं। हमने गैस लॉज पढ़े थे जो क्या करते हैं, जो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, मगर वो क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस बेस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं ये KMT हमें क्या बताती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंसदान हैं, कौन कौन से हुजूर वाला हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस थ्योरी को अता किया। आइए देखते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशंस देखते हैं साइंटिस्ट की जिन्होंने काम किया फॉर KMT। सबसे पहले सर फहरिस्त जो साइंटिस्ट है उसका नाम है बर्नौली। बर्नौली 1738 में इस बंदे ने ना पुट फॉरवर्ड किया। पुट फॉरवर्ड का लफ्जी मतलब मैं लेता हूं पेश किया, दिया, प्रपोज्ड की, क्या, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देने वाला साइंटिस्ट। MCQ में पूछ सकता है हमसे, हमें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर साइंटिस्ट जिसका नाम था RJ क्लॉसियस। क्लॉसियस नामी साइंटिस्ट ने ना 1857 में इसी थ्योरी को लीड किया, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया और इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर डिराइव की एक इक्वेशन जिसे हम लिखते हैं KME, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। आइए लिखते हैं आपके सामने, PV इज इक्वल टू 1/3mn कैपिटल C स्क्वायर बार। ये इक्वेशन कहलाती है KME, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन।
और इसे पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्लॉसियस है। इस बंदे ने KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को लीड करते हुए ये इक्वेशन पेश की थी। सर ये क्या इसने पेश की, और ये हम आगे चल के इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मजीद भी पढ़ेंगे। PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार, और इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से इस बंदे ने डिड्यूस किए। सर ये डिड्यूस क्या होता है? डिड्यूस का मतलब होता है अखज़ करना, निकालना। डिड्यूस किए, क्या डिड्यूस किए? इसने गैस लॉज डिड्यूस किए। जो आपको गैस लॉज पढ़ाए जाते हैं वही इसने डिड्यूस किए। हम डिड्यूस करके दिखाएंगे आपको। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे बेटे मैक्सवेल नामी साइंटिस्ट हैं। मैक्सवेल ने अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह शो किया? इन्होंने इलेबोरेटेड एंड एक्सटेंडेड, बढ़ाया, मजीद एलेबोरेट किया, एक्सटेंड किया किसको? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। और इन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसे समझ लीजिए, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। जनाब मैं काम करता हूं आपके सामने। ये एक बॉक्स है, ये एक सिलेंडर है, ये बॉक्स है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, ये मैक्सवेल का कहना है। वो कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं, ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और जो एक ग्रुप में रहने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी वेलोसिटीज होती हैं, और दूसरे ग्रुप वालों की वेलोसिटीज पहले ग्रुप वालों की वेलोसिटीज से मुख्तलिफ होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं वेलोसिटीज। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वेलोसिटीज वो लिखता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स विद डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस, ठीक है। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज होंगी वो इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज ऊपर वालों की से डिफरेंट होंगी। खैर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ओके, उसके बाद देखते हैं बोल्ट्जमैन। बुलेट्स नहीं पढ़ना इसको, बोल्ट्जमैन। और ये साइंटिस्ट 1870 में इसने स्टडी किया, किसको स्टडी किया? इसी KMT को स्टडी किया, और फिर इसने एक अपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पर पेश किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। मतलब इसने बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जीज की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज कैसे डिफरेंट होती हैं या सेम या किस तरह से। तो ये एक लाइन हमने याद रखनी है। उसके बाद लास्ट है जी सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट वंडरवाल। वंडरवाल नामी साइंटिस्ट ने क्या काम किया? इसने बड़ा बेहतरीन काम किया है। इसने मॉडिफाइड जनरल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इधर थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरे बेटे। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक आपने इक्वेशन पढ़ी है PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कौन सी गैसेस को एक्सप्लेन करती है? आइडियल गैसेस को। किनको एक्सप्लेन करती है? आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके मिस्टर वंडरवाल ने आपके सामने पेश किया। मॉडिफाइड फॉर्म में अब आपके सामने लिख रहा हूं, P प्लस AN का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू V माइनस NB ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू nRT। ये क्या है? इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके पेश किया गया। और ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसको वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन कौन सी गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है नॉन आइडियल। किनको भाई? नॉन आइडियल। और याद रहे, नॉन आइडियल गैसेस का दूसरा नाम क्या होता है? रियल गैसेस। क्या नाम होता है जी? रियल गैसेस। ओके, तो ये क्या थी? ये आपके सामने हमने साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन शो की इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मेरे बेटे ये आप MCQ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करेंगे। ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कभी कभी इसमें से MCQ आ भी सकता है। अब हम चलेंगे सीधा पोस्टुलेट्स ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो आइए हेडिंग देते हैं
postulates of KMT। 8 पोस्टुलेट हैं इसके, 8 पोस्टुलेट हमें इसके याद करने हैं। सर जी बोर्ड पे तो जगह ही नहीं है। जगह है, हम ऐसा करते हैं 4 पोस्टुलेट इधर लिखते हैं, 4 पोस्टुलेट इधर लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं। उसके बाद हम बोर्ड इरेज करेंगे। ठीक हो गया। तो मेरे बेटे फिर हेडिंग मुझे उधर देनी चाहिए थी, मैं उधर ही दे चुका हेडिंग, तो मैं इधर से ही लिखूंगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कहता है, वो कहता है कि एवरी गैस हैव लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नो, लार्ज नंबर ऑफ वेरी समान, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, large number of very small particles which are called molecules। दोबारा सुन लीजिए, वो कहता है कि तमाम गैसेस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। यानी गैस के स्मॉलेस्ट वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक हो? अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है इसका? दूसरा पॉइंट में वो कहता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी जो मूवमेंट होती है, ये मूव करते हैं हैवजार्डली। मतलब क्या है जी इसका? हैवजार्डली का मतलब है रैंडम मोशन, बेतरतीब भयानक मोशन, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं। हैवजार्डली ये नया लफ्ज है हमारे लिए, मगर हमने आज तक पढ़ा रैंडम मोशन। मूव करते हैं हैवजार्डली और ये कोलाइड करते हैं किसके साथ? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते हैं। और इसके अलावा ये ना वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। जब ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट हैवजार्डली है, रैंडम मोशन है और बेतरतीब मोशन है, और ये एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं। और जिस कंटेनर या जिस बर्तन में ये मौजूद होते हैं उसकी दीवारों से भी ये कोलाइड करते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इसका ना तीसरा पास्टुलेट पढ़ते हैं, थर्ड पास्टुलेट बड़ा जबरदस्त है। थर्ड पास्टुलेट में वो कहता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये कोलिजन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दीवारों के ऊपर। जिस कंटेनर में ये मौजूद होते हैं, कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इनकी जो कोलिजन होती है ना मेरे बेटे, प्रेशर तो ये एक्सर्ट करते हैं, इनकी जो कोलिजन होती है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है। ये लफ्ज देखें, इलास्टिक, हमने फिजिक्स में पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन हमारी बुक में मौजूद है और हमारी बुक वाला यही कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। सर ये इलास्टिक कोलिजन कैसे कहते हैं? मेरे बेटे, ऐसी कोलिजन जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, चेंज ना हो। यानी मॉलिक्यूल टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, टकराने के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी रखते हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, तो कोलिजन क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है मेरे बेटे, अब ना हम इरेज करते हैं बोर्ड थोड़ा सा। ये इंटरमिक्सिंग वाला चक्कर जो होता है ना वो खराब होता है। ये लो जी, वो आप नोट कर चुके हैं, ये बात मैं जानता हूँ, बार बार मुझे बोलने या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए फिर देखते हैं आगे। मेरे बेटे, ये जो चौथा पास्टुलेट है ना, ये भी ज़बरदस्त किस्म का है। फोर्थ पास्टुलेट में क्या कहता है? लार्ज स्पेसेस, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, लार्ज स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन गैस
मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं। सर ये बात तो हम पहले भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने जब मोलर वॉल्यूम पढ़ा था वहां पे भी आपको बताया 300 टाइम डिस्टेंस होता है उनके साइज के मुकाबले में, और यही बात हमने आपको एवोगैड्रोस लॉ में भी पढ़ाई है। उसके बाद 5वां पोस्टुलेट पढ़ते हैं जी। 5th पोस्टुलेट कहता है कि ये बड़ा अहम पोस्टुलेट है, ये हमारे काम आएगा और हम इसे याद भी रखेंगे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता। ये पॉइंट अहम है और इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी बता दूं तो फिर वो ना मुनासिब बात है। दूसरा पोस्टुलेट भी बड़ा अहम है, उसे भी मैं आपके सामने लिखता हूं। दूसरा पोस्टुलेट है, ये समझेंगे हम बड़ी डिटेल से, द वॉल्यूम ऑफ गैस molecules, the volume of gas molecules is negligible, negligible, वाह वाह क्या लफ्ज़ है। the volume of gas molecules is negligible as compared to the volume, वॉल्यूम मैं नहीं लिखता, मैं लिखता हूं टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको समझना है ना बॉयज एंड गर्ल्स। तो देवियों और संजनों, इस बात को आप कैसे समझेंगे? देखिए ये ना एक सिलेंडर है आपके सामने और इस सिलेंडर में कोई गैस पड़ी हुई है, आइडियल गैस, ख्याल करना। एक उसके ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है गैस के, ठीक, दूर दूर हैं। आप ना इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम, बिकॉज गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे सिलेंडर में फैल जाते हैं। तो इधर से लेकर इधर तक यानी पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मैं क्या करता हूं, इन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको किसी तरीके से इकट्ठा करके करीब करीब लेकर आता हूं। देखिएगा, इनको मैं इकट्ठा करके करीब करीब लेकर आता हूं और इस जगह पे आकर इकट्ठा कर देता हूं इनको। फर्ज करें 8 मॉलिक्यूल थे, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। अब ये देखें, अब आप ये देखें मेरे बेटे, ये जो जगह घिरी हुई है ये वॉल्यूम है किसका? गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम नहीं है। गैस का वॉल्यूम था ये पूरा कंटेनर, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स ने जितनी जगह घेरी हुई है करीब करने के बाद वो उनका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कहलाता है। मैंने लिखा हुआ है द वॉल्यूम, बल्कि इधर मुझे लिखना चाहिए द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है मेरे बेटे, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। समझिएगा, टोटल वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये छोटा सा। वो कहता है कि इस छोटे से एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के मुकाबले में इस छोटे एक्चुअल वॉल्यूम की कोई औकात नहीं है। हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर। दूसरे लफ्जों में आसान कर दें अगर, वो ये कहना चाहता है जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूल वो इतने छोटे होते हैं कि उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। मॉलिक्यूल का गैस का वॉल्यूम होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। इस छोटी जगह पे जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये वाला छोटा वॉल्यूम इस बड़े वॉल्यूम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक बड़े से रूम में एक छोटी सी डस्टबिन टोकरी पड़ी होती है, उसकी कोई औकात नहीं होती, वो क्या जगह घेर रही होती है, वो नेग्लिजिबल कंसीडर की जाती है। ओके। उसके बाद ना छठे के बाद 7वां जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, उसमें वो कहता है कि नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी,
नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी, न्यूटन को याद कीजिए मेरे बेटे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स ना एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते। गैस लीक करें एक दफा टिक कर बैठ जाते हैं, नो, इनको नहीं खींच सकती कशिश सकल, इनको नहीं खींचती जमीन, इन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। ग्रेविटी का इन पर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मूवमेंट इतनी फास्ट है कि ये ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती ड्यू टू द वेरी फास्ट मोशन। ओके ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, दैट इज लास्ट पॉइंट, postulate kinetic energy, average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. Directly proportional to absolute temperature. Temperature is directly proportional to average kinetic energy of gas molecules. जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन उतनी तेज होती जाएगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बेटे क्या हैं? ये पोस्टुलेट्स हैं केएमटी के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ अहम चंद बातें डिस्कस करेंगे। कुछ चंद चीजें हैं जो इसमें आपको बतानी है, जरूर बतानी है। क्यों? क्योंकि वो एंटी टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमारे कोर्स का भी हिस्सा हैं। तो मेरे बेटे पहली बात जो हम इधर डिस्कस करेंगे वो ये है कि जी जनाब R.J. कोलोसियस नामी साइंटिस्ट है ना, R.J. कोलोसियस, ठीक है, इस बंदे ने, कोलोसियस ने क्या पेश की थी? KME, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। क्यों पेश की थी? ताकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल का प्रेशर होता है या जो गैस का प्रेशर होता है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं कि गैसेस के प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन R.J. कोलोसियस ने दी थी उसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं, और वो उसने इन्हीं पोस्टुलेट्स की हेल्प से डिराइव की थी, और वो है PV इज इक्वल टू 1/3 छोटा n बड़ा C²। इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं बार। बार वजन, बार, ठीक है, बार। अच्छा, इसमें P प्रेशर ऑफ गैसेस है, V वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, 1/3 कांस्टेंट है, M क्या है? M है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। और n क्या है? कैपिटल नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स, उनको n कैपिटल से जाहिर किया जाता है। चलें सर जी, ये भी समझ आ गई। ये C² बार क्या बला है? ये C² बार ये काबिल गौर है और ये हमारी तवज्जो का मरकज बनी रहेगी। इसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सर ये क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी? आइए समझते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? चलें अभी मैं आपको समझाता हूं। ये ना हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी वाली बात आपको याद होगी जो हमने पहले पढ़ी थी। अच्छा, अब यूं है कि मैं फर्ज करता हूं कि ये 3 ग्रुप बने हुए और इस ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स को हम N1 से जाहिर करते हैं, और इस ग्रुप में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम को N2 से जाहिर करते हैं, और इधर जितने मॉलिक्यूल्स हैं हम उन्हें N3 से जाहिर करते हैं। अगली बात, N1 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसे हम ना C1 से जाहिर करते हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है उसे हम C3 से जाहिर करते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड, उसे हम C2 से जाहिर करते हैं। मेरी बात सुने, अब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं है। एक सिलेंडर में मौजूद तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है। कुछ की वेलोसिटी C1 है, कुछ की C2 है, कुछ की C3 है। हम क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये C है, C वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है, कहीं कहीं पर U भी होता है, इस तरह से U हायर बुक्स में, बीएससी लेवल पे, BS लेवल पे ये भी वेलोसिटी का सिंबल है, आप याद रखेंगे। अच्छा,
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप ना इसके ऊपर एक बार लगाएंगे। इस बार का मतलब है एवरेज को ये शो कर रहा है, और एवरेज को ना हम मीन भी कहते हैं। मीन इज इक्वल टू, तरीका क्या है, आप ना लिखें वेलोसिटी c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये फार्मूला है जी मीन वेलोसिटी को निकालने का। ऊपर आप तमाम की वेलोसिटीज को जमा कर दें, नीचे आप तमाम की तादाद को, नंबर्स को जमा कर दें, और नीचे वाली को हम इस तरह भी लिख सकते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो मौजूद होते हैं, वो n1 n2 n3 को ऐड करने से हासिल होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में हम कैपिटल N भी लगा सकते हैं। अगली बात, अब हम क्या करते हैं, हम तमाम वेलोसिटीज का स्क्वायर ले लेते हैं। पहले तो इधर स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 इधर भी इधर भी इधर भी। नीचे n का स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, c का। तो अब ये क्या बन गई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बन गई जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम ना इसको लिखते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी c स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं ना इसका अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट, तो अब ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको यूं भी लिखते हैं c वेलोसिटी, r से रूट, m से मीन, s से स्क्वायर, c से वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है इसके c स्क्वायर बार उसके ऊपर जजर या इसको रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ओके हो गया, ओके। अब मैं ना ये पॉइंट 2-3 डिलीट करने लगा हूं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें हैं ये आखिर में जो आपसे शेयर करनी है। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने निकाली है, इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक डेरिवेशन निकाला गया, इसकी एक इक्वेशन निकाली गई, इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, इसकी हेल्प से इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एक और इक्वेशन निकाली गई। या आप यूं समझें कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप निकाला गया, किसकी हेल्प से, इसी KMT की हेल्प से। ठीक है, इसी इक्वेशन की हेल्प से। वो क्या है, वो हमने याद करना है, क्योंकि हमने डिराइव नहीं करना, वो बहुत बड़ी कहानी है और हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वाला ना लिखें, ठीक है, ये वाला लिखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसा, सिंपल हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT ओवर m, इसका अंडर रूट। ये इक्वेशन आपने याद करनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन 3RT ओवर m। मैं ना इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। अभी आप देखें इसमें से क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। मैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने लगा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेलोसिटी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और इसी से अगर मैं निकालूं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास m। जितना गैस भारी होगा या गैस के मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होगा, वो उतना आहिस्ता से वेलोसिटी, स्लो वेलोसिटी से मूव करेगा। ये क्या है मेरे बेटे, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो हमने निकाला है वेलोसिटी और टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ मोलर मास के दरमियान। ठीक हो गया, इधर तक हमारा आर्टिकल वाइंड अप हो जाता है इस हमारी बुक के मुताबिक। दो फार्मूलाज मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक ये तो हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, डेरिवेशन है, c के ऊपर बार लगा दें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8RT ओवर m और पाई और इसका अंडर रूट। ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है और आपने इसको याद करना है फॉर एंट्री टेस्ट। बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, इसमें से एंट्री टेस्ट में से आ सकता है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी के अलावा एक और वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसे यूं लिखते हैं CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी
इसे लिखते हैं 2RT/m। ठीक है, ओके जनाब। ये तीन जो फार्मूलाज हैं, एक ये और एक ये आपने याद करने हैं फॉर एंट्री टेस्ट, अगर आप तैयारी करने के लिए के शौकीन हैं। तो मैं इसका एक आप शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये जो हमने बनाया है वो ये है कि आपने ना एक स्टूडेंट को काम दिया, कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दी कि आपने उसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबल जो डेज हैं, या मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो दिन हैं काम करने के लिए, वो 2 रातें हैं। 2 रात, 2 रात। आपने 2 रातों में, नीचे है एम में, 2 रातों में काम मुकम्मल करके देना है, असाइनमेंट मुकम्मल करके देनी है। बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है मुझे एवरेज टाइम दो। एवरेज टाइम ये है कि मैं 8 रातों में पाई से मुराद आप ले लें, पूरा कर पाऊंगा अपना काम, अपनी असाइनमेंट। 8 रातों में पूरा कर पाऊंगा अपना काम। समझ गए? ओके, अगली बात, बच्चे ने आपसे मतलब एवरेज मांगा 8 रातें अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल करने के लिए। आपने उसे मोस्ट आखिरकार आपने 2 दी, मगर उसने एफिशिएंसी से काम दिखाया और 3 रातों में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसने 3 रातों में अपना काम मुकम्मल कर दिया। तो इसी बात के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मेरे बेटे, इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसमें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से तमाम गैस लॉज जो हमारी बुक का हिस्सा है उनको डिड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।